बोझ में जमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं उन टिप्स की, उन स्ट्रैटेजीज की, उन ट्रिक्स की जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने टेफ के एग्जाम में। पर्टिकुलरली ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो कनाडा जाना चाहते हैं, वो विश टू मिग्रेट टू कनाडा, और जो डेल्फ के एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ये एक यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आने वाले वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू एस योर एग्जाम ऑफ टेफ कनाडा एज वेल ऑफ डेल्फ एंड डाल्फ। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की जो कि और जो रोजमर्रा की लाइफ में या आप अपने डेली यूसेज की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द लैंग्वेज शायद आप मिस कर जाते हैं या शायद आपसे चीजें शेयर नहीं की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टेफ कनाडा एग्जाम, राइट? So TEF Canada exam has primarily got 4 sections, which is reading, writing, listening and speaking section. Before we move on to these 4 sections as to what is required in order for you to get a DELF B2 band or an NCLC 7 level band, which will be helpful for you to get the Canada PR. First of all, we talk about and discuss about the grammar part. Grammar पे discuss करते हैं grammar में कौन से ऐसे topics हैं जो आपको सबसे पहले करने चाहिए, so that you get to the bottom of the language, you get to understand the language completely. First of all, एक plan आपको बनाना चाहिए. You should make a plan, you should build a plan along with your mentor, along with the people from whom you are learning French, from whom you are, जो आपके teachers हैं, जो आपके guide हैं, जो आपको French सिखा रहे हैं, या खुद अपना प्लान बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले you have to build an entire plan. First of all, for any language, grammar happens to be the base. Grammar happens to be its foundation. अगर foundation strong है तभी building strong बनेगी. So this is a fact which all of us know. However, we tend to ignore. We tend to kind of skip these facts. ग्रामर में कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं जो आपको यूज करने चाहिए, सबसे पहले पढ़ने चाहिए, वो है बेसिकली आपकी नाउन्स, आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंपल रीजन व्हाई, बिकॉज इवन इफ यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फॉर्म्स अ डेफिनेट आर्टिकल और व्हाट फॉर्म्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल, you will not be clear about the sentences. You will have difficulties in terms of structuring your sentences and eventually your passages as well. Then आ जाते हैं आपके demonstrative adjectives, possessive adjectives, आपके articles आ जाते हैं, आपके different concepts आते हैं, उसमें adverbs आ जाते हैं, verbs आते हैं। verbs में सारी forms हमें बहुत ज़रूरी हैं, be the present tense, be the past tense or be the future tense for that matter. So present में कौन से होते हैं? Simple factors, present simple, or basically the present continue, the present continuous, or the simple present tense. Past tense में कौन सा आ जाता है? Passé simple, passé composé, imparfait, passé récent for that matter, plus que parfait. So these are the facts, these are the things that come. Future में क्या आ जाता है? Basically आपका near future, simple future, ये आ जाते हैं। तो you should be very clear about what you are learning. You should be very clear about the stem. Conjugations को अच्छा पढ़ना जरूरी है, conjugations को याद करना जरूरी है। ER फॉर्म हो, IR फॉर्म हो या RE फॉर्म हो, इनको याद करना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप आगे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज जर्नी में आगे और ज्यादा आप कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके वर्ब्स के बाद आपके ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे सब्जंक्टिव वर्ब, इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड सब्जंक्टिव, जेरोंडिफ आ जाता है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो सबसे पहले आपको क्या टारगेट करना चाहिए? सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए है रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस, बिकॉज ये सबसे एक लेंदी भी हैं, बोरिंग भी हैं, पैरेलली एट द सेम टाइम ये टफ भी रहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें, 2 से 3 घंटे रोज पैसेजेस पढ़ें, रोज उनको सॉल्व करें, रोज क्वेश्चंस करें, और लेटर ऑन विद टाइमिंग एज वेल, देन इवेंचुअली यू गेट अ बेटर ग्रास्प ओवर द लैंग्वेज। फिर उसके बाद रीडिंग के बाद आपका राइटिंग आता है, लेकिन बिफोर आई मूव टू द राइटिंग पार्ट,
लेट्स स्टिक टू द रीडिंग पार्ट। रीडिंग में ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपको ज़रूरी होती हैं? देखिए, आपके पैसेजेस कई टाइप के आते हैं, कई शॉर्ट पैसेजेस आते हैं, कई लॉन्ग पैसेजेस आते हैं। शॉर्ट पैसेजेस और लॉन्ग पैसेजेस के लिए मैं स्ट्रैटेजी अलग से आपसे शेयर कर दूंगा, पर एट द सेम टाइम यू शुड प्रैक्टिस दम वेरी वेल। वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर लैंग्वेज। वोकैबुलरी में जितने आप पैसेजेस पढ़ेंगे उतनी आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी। और अगर आपको वोकैबुलरी याद नहीं होती है, देन आई सजेस्ट दैट यू start making sentences with that particular vocabulary, that complex vocabulary for that matter. It will really help you a lot. फिर उसके बाद आपकी आ जाती है राइटिंग स्ट्रैटेजीज। राइटिंग में क्या होता है, आपके दो टॉपिक्स होते हैं, विच इज फेदिवर एंड द लेटर। फेदिवर होता है मिसलेनियस होता है, उसमें आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है, और आपका लेटर होता है जो आपको लेटर में 3 आर्ग्यूमेंट्स लिखने होते हैं। वो आपका तभी राइटिंग सेक्शन आपका तभी स्ट्रांग होगा अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी। वाई? बिकॉज यू विल बी टेकिंग द वोकैबुलरी फ्रॉम द रीडिंग सेक्शंस जो आपने गेन करी है। तो इसका स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इसको याद करना और एट द सेम टाइम अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस की, विच विल अल्टीमेटली लीड यू टू अ पॉइंट वेयर स्पीकिंग एंड द लिसनिंग सेक्शंस बिकम अ केक वॉक। आपके लिए आसान हो जाते हैं स्पीकिंग और लिसनिंग सेक्शंस फॉर दैट मैटर। यहाँ बात करी हमने अभी तक रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस की। जहाँ आपने रीडिंग राइटिंग सेक्शंस को कंप्लीट किया, फिर आपकी बारी आती है लिसनिंग सेक्शन की, जो एक अच्छा खासा, इट इज़ अ वेरी लेंथी कॉन्सेप्ट फॉर दैट मैटर। लिसनिंग में आप कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे जी मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि फ्रेंच लोग रीड कुछ और करते हैं, लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और हैं। तो इसमें एक फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है केयरफुल, उसका आप CRFL निकाल लें। आई रिपीट, इंग्लिश में एक वर्ड होता है केयरफुल, CAREFUL। उसमें से आप लेटर्स निकाल लें, 4 लेटर्स, CRFL। तो जितने भी फ्रेंच के वर्ड्स CRFL से एंड होते हैं उनको आपने प्रोनाउंस करना है। ये ध्यान रखें। ये फैक्ट्स आपसे कोई शेयर नहीं करता, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखें, विच विल कंटिन्यू टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रोनाउंसिएशन। लिसनिंग में भी हेल्प करेंगे, अगर आपने बोलना सीख लिया तो लिसनिंग में भी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अब लिसनिंग में ऐसा क्या कर सकते हैं आप? लिसनिंग में आप डेल्फ A1, A2, B1 तक के आप ऑडियो सुनिए। पहले अपना उसमें ग्रास्प कंट्रोल अच्छा कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज बेटर कीजिए। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए डेल्फ A1 के बेसिक लेवल से, जहाँ पे इट कुड बी अबाउट अ कॉन्वर्सेशन, इट कुड बी अ मोनोलॉग, इट कुड बी अ डायलॉग, इट कुड बी एनी कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 or 3 पीपल। उसको आप सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए, बार बार सुनिए। कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यहाँ तक कि आप अगर घर पे भी या वॉशरूम में भी हैं, ट्राई टू लिसन एज मच एज यू कैन, क्योंकि आइडिया आपको यूज टू करने का है। यू शुड गेट योरसेल्फ फेमिलियराइज्ड विद द लैंग्वेज, और वो अब तभी होगा जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे लाएंगे। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जहां मैंने लिसनिंग की बात करी, आप धीरे धीरे बढ़ के आप अपना टेफ पे आएंगे। A1, A2 लेवल करेंगे, फिर B1 लेवल करेंगे, फिर B2 लेवल करेंगे। उसके बाद आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी 3 से 4 महीने के बाद, जहां आपका ये आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से करी है। आई रिपीट, द कैविएट इज और द कंडीशन इज कि अगर आपने प्रैक्टिस ठीक से करी है, तभी आप टेफ के ऑडियोज को समझ पाएंगे। टेफ के ऑडियोज में एक स्ट्रैटेजी होती है कि 1 घंटे का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको आंसर करना होता है। कुछ ऑडियोज होते हैं वो रिपीट होते हैं, कुछ ऑडियोज होते हैं उनको 1 टाइम प्ले किया जाता है। तो आपकी एब्सोल्यूट प्रैक्टिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन योर गेटिंग अ गुड स्कोर, और इन योर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका स्पीकिंग पार्ट। अब स्पीकिंग में ऐसा क्या होता है, अगर आपका रिपीट किया, जैसे मैंने स्टार्ट किया कि आपका अगर रीडिंग राइटिंग अच्छा गया है, रीडिंग राइटिंग में आपकी पकड़ अच्छी है, आपकी ग्रास्प अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस करी है, लिसनिंग भी आपका अच्छा जा रहा है, तो स्पीकिंग बट ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि स्पीकिंग अच्छा जाएगा। गारंटी कैसे नहीं है? क्योंकि आपको नेटिव्स के जैसा बोलना है, तो सबसे पहले आप RFE, विच इज रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, तेविस एंड मॉन, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद आपके जो टीचर हैं या मेंटर हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, उनको बोलिए कि आपके साथ तो मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करें। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वाई? बिकॉज, और आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज
ग्रुप में लोग ओपिनियंस देते हैं, दे गिव देयर डिफरेंट ओपिनियंस, दे गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस। तो जरूरी नहीं है आप पहले टेफ के स्पीकिंग को करें, पहले आप जनरल प्रैक्टिस कीजिए स्पीकिंग की, जहां आप अपने बारे में बोल रहे हैं, एनी यू आर टॉकिंग अबाउट एनी यू नो अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर डे, अबाउट योर डेली रूटीन, कि आपने क्या किया। उसमें आपकी टेंसेस की नॉलेज भी आएगी, जो मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरू में कहा था, ग्रामर को अच्छे से करना है। तो ग्रामर को अच्छे से अगर आपने कर लिया तो आपकी टेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, वो बेटर हो जाएगी। तो इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखें, यू शुड कंसिडर दैट एज वेल, राइट। तो स्पीकिंग जहां आपने बेटर करी, प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके चारों सेक्शंस बेटर होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद फिर दिन आपने डिवाइड कर लेने हैं कि मंडे को फॉर एग्जांपल मैं रीडिंग करूंगा, ट्यूसडे को मैं राइटिंग करूंगा, वेडनेसडे को मैं लिसनिंग करूंगा, फ्राइडे और थर्सडे को मैं स्पीकिंग करूंगा, फ्राइडे को मैं टेस्ट दूंगा, और सैटरडे वुड बी अ रेस्ट डे, देन संडे अगेन सम प्रैक्टिस, सम मोर प्रैक्टिस दैट इज रिक्वायर्ड। बीच में रेस्ट देना बहुत जरूरी है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जितना हो सके, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जितना हो सके अपना अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप रिफ्रेश होते रहें, आपकी बैटरीज चार्ज होती जाए, रिचार्ज होती जाए, आप रिजुविनेट होते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि मोटिवेशन आपका हाई रहेगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने शेयर किए थे कि ग्रामर के साथ साथ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्ट्रैटेजीज और स्पीकिंग स्ट्रैटेजीज किस तरीके से आपको बेटर कर सकती हैं, विच विल हेल्प यू टू एस द एग्जाम ऑफ टेट और टीसीएफ फॉर दैट मैटर, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प यू इन योर कनाडा पीआर। क्योंकि आज आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो ड्रॉज निकल रहे हैं और जो हेल्पफुल हैं वो फ्रेंच के निकल रहे हैं, फ्रेंच ड्रॉज निकल रहे हैं, फ्रेंच स्पीकर के। तो इसमें अगर आपकी फ्रेंच नॉलेज अच्छी है तो ना ही not only it will help you in your immigration to Canada, but it will also help you to get a job in a bilingual industry, जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश स्पीकर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आपके काम आएगा, और यू कैन इवन शेयर with your friends and family and with people in your professional and personal connects as well. My name is Nitin Nigam, and I have been teaching French for more than 2 decades now to people across different walks of life. And I also prepare students for the exam of DELF and TEF and TCF as well. Most of my students have already immigrated to Canada, and there are a lot of my students whom I am teaching it through the online and the offline mode. You can reach out to me on the below numbers, and I'll be happy to help you in your journey towards immigration to Canada. I wish you good luck. Thank you very much. All the best. Merci beaucoup.